नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लोक सेवा अवधारणा एवं महत्व। मतलब ये है कि लोक सेवा में की जो अवधारणा है वो क्या है और लोक सेवा की ये जो अवधारणा है इनका महत्व क्या है। यदि आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। हम लोक सेवा को जो है 3 तरीके से समझ सकते हैं। मुख्यतः इसके 2 ही प्रकार हैं लोक सेवा के, एक प्रथम अर्थ में और दूसरा द्वितीय अर्थ में। प्रथम अर्थ में वे सभी सेवाएं शामिल हैं जिन्हें किसी देश की सरकार अपने सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने का दायित्व स्वीकार करती है। उदाहरण के लिए जल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, रोजगार, सामाजिक न्याय आदि। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो जल, हर घर नल जल योजना, इसके माध्यम से सरकार क्या प्रयास कर रही है कि प्रत्येक घर में जो है जो पाइप है उसके माध्यम से जो पेयजल है, सुरक्षित जल जो है उसको पहुंचाया जा सके। क्यों? आज जो पानी की मात्रा, कैडमियम की जो मात्रा है वो जल में बढ़ती जा रही है। इससे जो है मानव जो तंत्र है उसको नुकसान पहुँचता है, कैंसर जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। तो इसकी व्यवस्था की गई है, हमने जल नीति भी लागू की है। फिर विद्युत के लिए भी जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने सौभाग्य योजना के माध्यम से स्वास्थ्य की जो अनुच्छेद 21 है उसमें बात की गई है, जहाँ पर हम पर्यावरण, स्वस्थ पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए जो बात करते हैं वो अनुच्छेद 21 में बात की गई है। शिक्षा का अधिकार हमने जो है एडॉप्ट किया हुआ है और 86वां जो संविधान संशोधन है 2011 उसके माध्यम से इसको हमने समाहित किया है। एंड इसके साथ में हम भोजन के अधिकार जो 2005 में कांग्रेस सरकार थी उसने भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार मनरेगा के माध्यम से इसको सुनिश्चित किया गया। सामाजिक न्याय की बात हमने प्रस्तावना में की है। संविधान की जो प्रस्तावना है वहाँ हम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। तो ये जो हमारा प्रथम आधार है, इस आधार पर जो है किसी देश की जो व्यवस्था है हम वो व्यवस्था का आकलन कर सकते हैं। किस आधार पर आकलन कर सकते हैं कि जो है वो साम्यवादी सरकार है, समाजवादी है या पूंजीवादी है या सम्मिश्रित व्यवस्था है। साम्यवादी व्यवस्था जहाँ पर जो है इस चीज़ का पूरी तरीके से आह्वान किया जाता है कि जो शासन है वो जो निचला वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है वो जो है क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब जिन लोगों ने अपार संपदा का जो है अपने पास में केंद्रीकरण कर लिया है उनसे जो है जबरदस्ती उस संपदा को लेकर सब में समान रूप से वितरित कर दिया जाएगा। और सारे जो कार्य हैं वो कार्यों का जो है अधिकार किसके पास में, सरकार के पास में होगा। ठीक है, मतलब जो जितनी भी संपत्ति है, जो भी संसाधन, उन पर सरकार का अधिकार होगा और बाकी जो जनता है उसको जो उसमें से जो है सबको समान रूप से वितरण किया जाएगा। किसी को भी धन संग्रहण का अधिकार ज़्यादा नहीं होगा, ये साम्यवाद कहता है। वहीं अगर हम पूंजीवाद कहें तो पूंजीवाद में सरकार को फ्री कर दिया गया है, बाजार पर सबको छोड़ दिया गया है। जो कैपिटलिस्ट हैं वही मांग और पूर्ति के आधार पर इस व्यवस्था को संचालित करते हैं। तो यहाँ पर धन का केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथों में हो जाता है। हाल ही में ऐसा देखा गया है कि जो वैश्विक स्तर पर 4 मुख्य कंपनी हैं उनको जैसे कि अमेज़न हो गया, फेसबुक हो गया एंड इसके साथ में जो ट्विटर हो गया, इस तरीके की जो कंपनियां हैं उनके जो सीईओ हैं उनको बुलाया गया अमेरिका के जो सेनेटर हैं उनके द्वारा। और उनके बाद में इनकी मतलब इन पर एक कमेटी गठित की, उनसे पूछा गया कि आप किस तरीके से जो है अन्य लोगों का बिजनेस ख़त्म कर रहे हो और अपनी मोनोपोली जो है एक तरीके से क्रिएट कर रहे हो। इस संबंध में जवाब तलब भी किया गया। तो कैपिटलिस्ट जो है यानी जो पूंजीवाद है वो किस चीज़ पर ध्यान देता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। ठीक है, तो इसमें जो है सरकार जो है पब्लिक को सेवाएं प्रोवाइड नहीं करती है। हम पब्लिक को सेवाएं सरकार अपनी तरफ से जो है कोई सहायता, कोई सामाजिक योजनाएं नहीं चलाती है। भाई समाजवादी जो व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था में जो सम्मिश्रण दिखता है, इसको समाजवादी व्यवस्था को सम्मिश्रित व्यवस्था भी कहा जाता है। कारण ये है कि यहाँ पर जो है कुछ काम जो है जो सरकार यहाँ पर क्या करती है कि योग्यता के आधार पर एक तो कार्य मिलता है। यहाँ पर समाजवादी व्यवस्था में सबसे बड़ा अंतर ये साम्यवादी और समाजवादी में कि योग्यता के आधार पर कार्य मिलता है। और यहाँ पर ये नहीं आह्वान किया जाता कि आप सब कुछ छीन के वो खुद अपने हाथों में शासन लो। यहाँ धीरे धीरे परिवर्तन
को जो है महत्व दिया जाता समाजवादी व्यवस्था में। सम्मिश्र व्यवस्था जैसे भारत की व्यवस्था है, यहाँ पर जो है पूंजीवादी व्यवस्था को भी और समाजवादी व्यवस्था दोनों को ही समान महत्व दिया गया। इसी आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सबसे पहले औपनिवेशिक जो है राज्य थे, औपनिवेशिक राज्य से आज हम लोकतांत्रिक राज्य में आए और लोकतांत्रिक राज्य से हम लोक कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस राज्य जो औपनिवेशिक राज्य था वो पुलिस राज्य था। पुलिस राज्य में सिर्फ दो ही बातों पर ध्यान दिया जाता है, एक तो प्रशासन पर, दूसरा न्याय पर। फिर जब हम लोकतांत्रिक राज्य बने तो हमने लोगों की स्वतंत्रता को महत्व दिया, हमने उनको फ्री कर दिया। लेकिन चूंकि हमारा देश सक्षम नहीं था उस समय, ठीक है, कि वो ज़्यादा वेलफेयर सर्विसेज चल रहा सके समाज के हित के लिए या जो वंचित वर्ग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए जो है कोई योजना ज़्यादा चला सके, इसलिए उस समय जो है लोगों को स्वतंत्रता दी गई, उनको वोट का अधिकार दिया गया, ठीक है, उनको नौकरी पाने का अधिकार दिया गया। लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था सुधरी, हमने समाज को उत्थान के लिए जो योजनाएं चलाना स्टार्ट की और आज हम उस चीज़ में, लेकिन 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन हो गया, भूमंडलीकरण हो गया, तो उसके बाद में से हम लगातार समाजवाद की ओर से हटते हुए पूंजीवादी होते जा रहे हैं। लगातार जो है कैपिटलिस्ट जो योजना है उनकी ओर हम संचालित हैं, हमने विनिवेश करते जा रहे हैं हम हर चीज़ का। और इसका जो है प्रभाव भी देखने को मिल रहा है कि कुछ लोगों के पास में, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि 1% लोगों के पास में लगभग 60-70% वेल्थ जो है सबमिट हो गई है, और जो 10% है उनके पास में लगभग 85% तक जो वेल्थ है वो सबमिट हो गई है। तो ये जो आर्थिक असमानता है उसको बढ़ा रहा है और हम जो है पूंजीवादी जो योजना है या पूर्ण नीति उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इससे जो हमारा गरीब वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, वो उपेक्षित होते जा रहा है। वो गरीब और अमीर की जो अवधारणा है वो परिलक्षित होती जा रही है। दूसरे अर्थ में अगर हम बात करें तो दूसरे अर्थ में उसमें उन सभी व्यक्तियों का कार्य समूह शामिल है जो सरकारी नियोजन के अंतर्गत कार्य करते हैं। हम इसके दो अर्थ लेंगे। एक व्यापक अर्थ में जब हम लेते हैं तो यहाँ पर सैनिक और असैनिक दोनों सेवाओं को शामिल किया जाता है। दूसरा सामान्य अर्थ में जब हम लेते हैं तो वे कर्मचारी जिनके कार्य की प्रकृति नागरिकों को लोक सेवाएं उपलब्ध कराने से है, हम उनको शामिल करते हैं। यहाँ पर हम लोक सेवाएं उपलब्ध कराने से मतलब जो ए से लेकर डी ग्रुप तक के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। हम जो साधारणतः समझने की अगर हम बात करें तो इनका कार्य क्या है कि जो सरकार नीतियाँ और कानून बनाए उनको क्रियान्वित करना, उनको लोगों तक पहुँचाना, लोग कैसे उन सेवाओं का लाभ उठा सकें उसके लिए उनको प्रेरित करना, उनको उन सेवाओं का लाभ देना ताकि उनको मुख्य धारा में लाया जा सके, उनको स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं देकर उनको कुशल मानव संसाधन बनाकर उनको आर्थिक जो उन्नयन है उसमें सहभागी बनाया जा सके। अब ये तो हो गया मुख्यतः दो आधार जो कि हम किसी राज्य के आधार पर लेते। एक और आधार होता है लोक सेवा का, ठीक है, जिसको हम तीसरा अर्थ भी कह सकते हैं, अर्थ कर सकते हैं। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति आंतरिक प्रेरणा से बिना स्वार्थ परोपकार की भावना से कोई कार्य करता है। उदाहरण के गरीबों को निःशुल्क भोजन कराना, सामाजिक श्रम। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसकी आवश्यकता कहाँ होती है। जहाँ पर श्रम महंगा है वहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। जैसे कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हुए जॉन एफ कैनेडी, बिल क्लिंटन एंड जॉर्ज बुश, इनके द्वारा जो है वहाँ पर सामाजिक योजनाओं को जो है इसको चलाया गया। ठीक है, आप आइए, एक इनकी लिस्ट बनाई जाती है बाकायदा और इनको जो है कहा जाता है कि आपको ये श्रम का कार्य करना है, आप सहयोग दीजिए। इसमें कई एनजीओ भी इसकी अपील करते हैं, सरकार तो अपील करती है। भारत में भी है, भारत में राष्ट्रीय सेवा योजना इसके लिए कार्य करती है, जो ये आह्वान करती है कि जब भी कोई धार्मिक या सामाजिक कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें जो है सहयोग करने के लिए आप आगे आएँ। नेक्स्ट, लोक सेवा का इतिहास क्या है। ठीक है, तो हम लोक सेवा का जो हमारे यहाँ इतिहास है वो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक चला आ रहा है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आमात्य और समाहर्ता जैसे अधिकारियों का विवरण मिलता है। हम देखते हैं कि जो प्राचीन जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य की, वास्तविकता में उसमें लोकतांत्रिक पहलू हमको देखने को मिलते हैं। और ये जो कार्य है, जैसे आमात्य जो है वो वहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्य करता था। ठीक है, गुप्तचर विभाग भी हमने देखा, तो ये क्या थे, लोक सेवक थे एक तरीके से। दिल्ली सल्तनत में भी जो है हमको लोक सेवा के तथ्य देखने को मिलते हैं। सद और सुदूर, धर्म विभाग का अधिकारी दीवान ए मुक्तक राज, वित्त विभाग का अधिकारी दीवान ए कोही, कृषि विभाग का अधिकारी।
फिर हम आएंगे जैसे दिल्ली सल्तनत का काल, उसके बाद लोक सेवा एवं सैनिक सेवा का समन्वय देखने को मिलता है हमको दिल्ली सल्तनत में भी और मुगल काल में भी। जो एकता व्यवस्था थी वो किससे संबंधित है? जो दिल्ली सल्तनत है, जिसमें कि जो इल्तुतमिश है इसको इस व्यवस्था को स्टार्ट करेगा। ठीक है, एकता व्यवस्था में क्या था कि ये सैनिक सेवा भी देते थे, जो इसके जो अधिकारी रहते थे, और ये इनको जागीर दी जाती थी। उस जागीर में जो है प्रशासन का कार्य संभालते थे, इस कारण से ये लोगों को सेवाएं देने का भी कार्य करते थे। फिर मनसबदारी व्यवस्था जो कि मुगल काल है, यहाँ पर भी क्या है, मनसबदार का मतलब ही जागीर का जो अधिकारी है जो है उनको कोई युद्ध जीता या राजा को जो है किसी चीज़ से प्रसन्न हो गए तो उनको क्या दे दिया, उन्होंने कुछ ज़मीन दे दी, कुछ शासन, तो वहाँ का जो भी अर्थव्यवस्था, जो भी कृषि व्यवस्था, जो लोगों का प्रशासन उसको संभालने का कार्य करता था। साथ ही राजा को ज़रूरत पड़ने पर वो उसको सैनिक सहायता भी देता था। मराठों में अष्टप्रधान व्यवस्था की अगर हम बात करें जो कि शिवाजी ने स्टार्ट की थी, इसमें पेशवा आमात्य यहाँ पर भी आते हैं। तो हम देखते हैं कि पेशवा जो रहते हैं इनके एक तरीके से प्रधानमंत्री रहते हैं। बाद में बालाजी विश्वनाथ के बाद में जो कि प्रथम पेशवा रहते हैं, उसके बाद में इनका पुत्र बालाजी प्रथम बनता है। ठीक है, और उसके बाद में जो है पेशवा के जो अधिकार हैं वो पैतृक हो जाते हैं इनके साथ में ही। और इसके बाद में जो ये पेशवा बालाजी प्रथम के बाद से ही जो है पेशवा ही वास्तविक शासक बन जाते हैं। और जो कि बालाजी द्वितीय जो कि 1857 की क्रांति के बाद में के जो समय है उस समय जो है इनको क्या कर दिया जाएगा, 1857 की क्रांति के पहले ही जो है इनको निर्वासित कर दिया जाएगा पुणे से हटाकर, और यहाँ पर इनको उत्तर प्रदेश में जो है इनको स्थापित कर दिया जाएगा। यहाँ पर इनके अंतिम जो शासक होते हैं वो होते हैं नाना साहब, जो कि नेपाल चले जाते हैं। फिर लोक सेवा के इतिहास की हम बात करें वर्तमान स्वरूप की, तो वर्तमान स्वरूप में हमको देखने को मिलता है कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। वास्तविकता में इसकी शुरुआत जो होती है 1919 का जो भारत शासन जो अधिनियम 1919 है उसके अंतर्गत 1923 में ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। कॉर्नवालिस ने भारतीय जो लोक सेवक थे उनको भ्रष्ट और चरित्रहीन कहा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ब्रिटिश संसद है उसने जो ब्रिटिश हैं लोक सेवक हैं उनकी भी निंदा की है। सरदार पटेल ने लोक सेवा को भारत का स्टील फ्रेम कहा। उन्होंने कहा जो हमने लक्ष्य तय किए हैं हमारे संविधान में, यदि उनको कोई प्रतिपूर्ति कर सकता है, उनको जनता तक पहुंचा सकता है और जनता और शासन के मध्य में कोई ब्रिज का कार्य कर सकता है तो वो लोक सेवक हैं। इसी अर्थ में उन्होंने सरदार पटेल ने इनको स्टील फ्रेम कहा। परंतु जो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 में कहते हैं मैं इस चीज़ में असफल रहा कि मैं लोक सेवा में परिवर्तन लाने में असफल रहा, वो आज भी उपनिवेशिक काल में पड़ी हुई है। वहीं 1967 में इंदिरा गांधी कहती हैं लोक सेवा के बारे में कि भारतीय राजनीति और लोक सेवा एक दूसरे से पृथक नहीं रह सकते हैं। भारत में शासन व्यवस्था मुख्यतः दो भागों में विभाजित है। एक राजनीतिक कार्यपालिका जो कि सरकार संचालित करती है, दूसरी प्रशासनिक कार्यपालिका आती है जो कि लोक सेवा संचालित करती है। प्रथम है राजनीतिक कार्यपालिका जो कि सरकार के संचालन में है, प्रत्येक 5 वर्ष में परिवर्तनीय। ऐसे में लोक सेवा सरकार को स्थिरता एवं निरंतरता प्रदान करती है। जो सरकार है प्रत्येक 5 वर्ष में बदल जाती है हमें पता है, और हर 5 वर्ष से कार्यकाल खत्म होने से पूर्व जो चुनाव आयोग उसका दायित्व है कि वो 6 माह के अंदर जो है उस का चुनाव कंडक्ट करा ले ताकि जो अगली आने वाली जो लोक सेवा है उसका चयन किया जा सके। राजनीतिक कार्यपालिका कानून एवं नीति निर्माण का कार्य करती है, और ये राजनीतिक कार्यपालिका है इसका सिर्फ एक ही कार्य है कि ये कानून को निर्माण करे और नीति निर्माण करे। दूसरा प्रशासनिक कार्यपालिका जो कि लोक सेवा द्वारा संचालित है, सरकार को स्थिरता एवं निरंतरता प्रदान करने का कार्य करती है, नीति एवं कानून का क्रियान्वयन करती है, क्योंकि सरकार ने जो नीतियाँ बना दी, जो कानून बना दिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, उनको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, ठीक है, उनको क्रियान्वित कैसे किया जाए, इन सब का जो कार्य है वो लोक सेवा करती है। अतः लोक सेवा को कैसा होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। नोट, वास्तविकता में यह विभाजन ना तो धरातल पर व्यवहार है और ना ही काम है। मतलब क्या है यहाँ पर कि ये जो विभाजन हमने देखा कि राजनीतिक कार्यपालिका को सिर्फ जो है सरकार संभाल रही है और प्रशासनिक कार्यपालिका को जो है वो सिर्फ लोक सेवा संभाल रही है, पर ऐसा नहीं है।
एक दूसरे का हस्तक्षेप हमको देखने को मिलता है। किस रूप में देखने को मिलता है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है, ठीक है, उसमें जो नीतियाँ निर्माण होती हैं वो वास्तविक में लोक सेवा, जो लोक सेवक हैं वो लोग करते हैं, क्योंकि उन लोगों को इस चीज़ का अनुभव होता है। वो लोग समाज से ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं, तो वो नीति निर्माण में मदद करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो विधायिका के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि फाइनली जब नीति निर्माण हो जाता है तो उस नीति का जो अनुमोदन है वो तो विधायिका के माध्यम से ही किया जाता है। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो ही उस चीज़ का जो है अनुमोदन करते हैं। अतः जो ये व्यवस्था है वो उपयुक्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब नीति निर्माण लोक सेवक करते हैं और जब वो नीति बन जाती है तो उसके क्रियान्वयन के प्रति ज़्यादा प्रतिबद्ध दिखते हैं। धन्यवाद। यदि आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब